हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों को ऑल एग्जाम प्लेस के इस प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है लोकेश गुप्ता। आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस के जो क्वेश्चन है उस सीरीज में। आज हम उपराष्ट्रपति और मंत्री परिषद से संबंधित प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, ये जो क्लासेस है आप लोगों की, ये सभी पॉलिटिकल साइंस या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सभी क्लासेस जहां आपको लग रहा है वहां पर ही आपको मदद करेगा। तो नेट, सेट या फिर एपी की बात कर ले या फिर हम प्री एमपीपीएससी जो है उसमें मदद करेगा, या अदर वनडे एग्जाम्स वहां पर भी आपको मदद करेगा। ठीक है, तो चलिए आज की सीरीज का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति पहला ऑप्शन है। भारत का द्वितीय सर्वोच्च प्रतिष्ठित पद है। इसके पास पद के संबंध में कोई औपचारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है और राष्ट्रपति के पद त्याग, अपदस्थीकरण या मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में काम करता है। ठीक है, देखिए पहला स्टेटमेंट सही है कि भारत का दूसरा सर्वोच्च पद जो है वो उपराष्ट्रपति का है। प्रमुख सबसे पहले राष्ट्रपति जी और फिर दूसरा उपराष्ट्रपति। तो ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, इसके पद के संबंध में इसके पास कोई औपचारिक दायित्व नहीं है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के कोई दायित्व नहीं। उपराष्ट्रपति जब राज्यसभा के सभापति वाला काम करता है तब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसका एक ही कार्य राज्यसभा के सभापति वाला। हाँ, कुछ आकस्मिक परिस्थितियों में वो राष्ट्रपति के कृत्यों का भी निर्वहन करता है। जब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, अनुपस्थित हो, तब वो उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो ये भी सही है। उनके पद त्याग, अपदस्थीकरण, मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में काम करता। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। माने चारों स्टेटमेंट लगभग सही है ये। तो इसका आंसर रहेगा डी। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? द्वितीय प्रश्न यही है हमारा कि भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। इसकी योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, या भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन थे। पहला स्टेटमेंट देखिए, इसकी योग्यता आप समझिए उपराष्ट्रपति की। तो पहला है भारत का नागरिक हो, पहली योग्यता। 33 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। दूसरा, इसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तो पहला तो सही है। दूसरा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो यह भी सही है। आर्टिकल 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। पदेन सभापति होगा। और अनुच्छेद 65 में कहा गया कि कुछ परिस्थितियों में वो जो है राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेगा। तो ये सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति जी नहीं करते। उनका एक मेथड है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत प्रणाली, और संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य इसके चुनाव में भाग लेते हैं। तो ये गलत है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एस राधाकृष्णन ही थे। ये 2 बार उपराष्ट्रपति बनने वाले भी पहले व्यक्ति है। निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति में वोट कौन डालता है ये बताना है आपको। और भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट डालते हैं संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। माने निर्वाचित और मनोनीत सभी। राज्य विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य नहीं करते, तो ये नहीं डालेंगे, ये नहीं है, ये दोनों सही है। तो पहला और दूसरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। सेकंड, राज्यों की विधायिका के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव की अगर बात करें तो वो भी इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब है जहां जनता सीधे वोट ना करे, जनता ना करके कोई अन्य उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से कोई अन्य तरीके से वोटिंग कराए, वो अप्रत्यक्ष है। और यहां भी यही होता है
कि यहां पर अगर आप देखेंगे थोड़ा सा, तो यहां राष्ट्रपति का चुनाव भी सीधे जनता नहीं करता, राष्ट्रपति का चुनाव भी यहां से कैसे होता है। अगर हम लोग बात करें तो यहां पर जो निर्वाचक मंडल बनता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य वो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट तो सही है। राज्य की विधायिका के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो ये गलत है। राज्यों की विधायिका के जो सदस्य है वो केवल राष्ट्रपति के चुनाव में भूमिका निभाते हैं। राज्य की विधायिका भी कौन सी, विधानसभा के सदस्य केवल राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में नहीं। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है। कथन है कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचन होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा सदस्य होने के लिए अहिर्त है। अहिर्त का मतलब होता है योग्य। ठीक है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो दोनों सही है भाई, ए आर दोनों सही है। ए आर का मतलब आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति तभी बन सकता है जब वो राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, साथ ही उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट अपनी जगह सही है। कथन और कारण दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण। यदि किन्हीं कारण से भारत के उपराष्ट्रपति की जो है अनुपस्थिति है, माने वो उपस्थित नहीं है भारत का राष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति पद के कार्यों का निर्वहन करता है, माने उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य करता है। तो उस अवधि के संबंध में कौन सा कथन सही है। माना आपको ये बताना है कि जब राष्ट्रपति कार्य नहीं कर रहा हो, उसका पद खाली हो, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। इस टेन्यूर के संबंध में, यानी उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है, इस कथन के बारे में क्या सही है। इस अवधि में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति बने रहेंगे। इस अवधि के लिए उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा। तीसरा स्टेटमेंट है यदि इस अवधि में उपराष्ट्रपति त्याग पत्र दे देते हैं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेंगे। तो देखिए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेंगे जब वो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कर रहे होंगे ना। तो किसी कारणवश अगर मान लीजिए राष्ट्रपति का पद खाली होता है, तो फिर यहाँ पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम करेंगे और ऐसे में फिर वो राज्यसभा के सभापति वाला कार्य नहीं करेंगे। हालांकि उनको वही सुविधाएं वेतन भत्ते मिलेंगे जो राष्ट्रपति के मिलते हैं। और ये अगर उपराष्ट्रपति भी त्याग पत्र दे तो भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है पद संभालेगा। तो लगभग मान के चलिए इसका आंसर रहेगा सी, 2 और 3। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा शून्य घोषित किया गया है, माने अगर भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को सुप्रीम कोर्ट शून्य घोषित कर दे, शून्य घोषित करने का मतलब है उसके जो है असंवैधानिक घोषित कर दे, तो ऐसे में यहां पर जो है कौन सा कथन सही है। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य मान्य होते हैं। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा के होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्य विधि मान्य नहीं है। माने प्रश्न ये है कि अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति का चुनाव सुप्रीम कोर्ट जो है यहां पर शून्य घोषित कर दे, तो ऐसे में उसके द्वारा किए गए कार्यों का क्या होगा ये आपको बताना है। उसके किए गए कार्य क्या रहेंगे। ठीक है, ठीक है। तो वो प्रश्न ये है हमारा कि अगर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को सुप्रीम कोर्ट शून्य घोषित कर दे तो ऐसे में उसके द्वारा किए गए कार्यों पर क्या प्रभाव होगा। माने उसने जब वो चुनाव शून्य नहीं घोषित हुआ तो उससे पहले जो कार्य किए गए उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। माने कार्य जो है वो भी अवैध माने जाएंगे या फिर उस कार्य की जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो लीगली माने जाएंगे। तो यहां ध्यान रखना है कि अगर चुनाव राष्ट्रपति का हो या उपराष्ट्रपति का, दोनों का अगर सुप्रीम कोर्ट शून्य घोषित कर दे तो भी उनके द्वारा जो किए गए कार्य वो वैध माने जाएंगे, वो इलीगल नहीं होंगे, अवैध नहीं माने जाएंगे। तो यहां पर पहला स्टेटमेंट सही है, केवल एक अगर इसका मानेंगे हम लोग, सेकंड सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। भारित व्यय का मतलब यह होता है कि जिन पर संसद में यहां पर जो है मतदान नहीं करवा सकते। तो भारित व्यय का मतलब यह है कि वे व्यय जिन पर
संसद में बहस हो सकती है, परंतु मतदान नहीं। ठीक है, तो भारित व्यय अगर किसी को घोषित किया जाता है संचित विधि पर तो उसमें कमी नहीं होती, बढ़ोतरी हो सकती है। तो कौन कौन से ऐसे मतलब जो पदाधिकारी जिनके वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित व्यय है, एक तो ऑप्शन दिया गया है राष्ट्रपति का वेतन भत्ते, उपराष्ट्रपति के वेतन भत्ते, हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते या लोकसभा अध्यक्ष के वेतन भत्ते। तो आपको बताना है कौन सा एक भारत की संचित निधि पर भारत व्यय नहीं है। तो देखिए राष्ट्रपति के रहेंगे, उपराष्ट्रपति के भी रहेंगे, और हम लोग बात करें यहां पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के रहेंगे, लोकसभा अध्यक्ष में भी थोड़ा सा यहां पर जो रहेगा, पर उपराष्ट्रपति को वेतन भत्ते नहीं मिलेंगे ना, यहां पर राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन भत्ते रहेंगे, उपराष्ट्रपति पद के लिए तो है नहीं, सभापति के रूप में उनको वेतन भत्ते मिलेंगे। तो इसका आंसर रहेगा बी। ठीक है, ये दोनों सही, मतलब बाकी जो है इनको रहेगा। भारत के उपराष्ट्रपति के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर बात नहीं है, क्योंकि रीजन ये है कि भारत के उपराष्ट्रपति को वेतन भत्ते राज्यसभा के सभापति के रूप में प्राप्त होते हैं। उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्नलिखित में से किसके प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। तो उपराष्ट्रपति को अगर पद से हटाना है तो किसके द्वारा हटाया जा सकता है। अभी एक ये मामला हुआ भी था, आपने सुना होगा कि जो जगदीप धनखड़ जी थे हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति, उनको हटाने के लिए विपक्ष द्वारा प्रस्ताव लाया जा रहा था। तो ये प्रस्ताव अगर लाना है तो कहां लाया जाएगा, कहां से इसकी शुरुआत होगी। तो देखिए ये जो हटाने का प्रस्ताव है ये राज्यसभा में ही आएगा, क्योंकि वो राज्यसभा के सभापति हैं। तो राज्यसभा में आया जाएगा, और राज्यसभा अगर विशेष बहुमत से इसको पास कर दे तो फिर लोकसभा से जो है सहमति के लिए भेजा जाता है। तो ये है राज्यसभा। भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का कौन समाधान करता है। राष्ट्रपति, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट या राज्यसभा का अध्यक्ष। तो आपको बताना है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद जो है उनका समाधान कौन करता है। तो दोनों चीजें हम लोग बात करें, चाहे राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, दोनों के पद से जुड़े कोई विवाद है ना, या उनके चुनाव से जुड़े कोई विवाद है, तो उनका समाधान जो करता है वो सुप्रीम कोर्ट करता है। तो ये ध्यान रखिएगा, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो विवाद है उनका समाधान सुप्रीम कोर्ट करता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की बात। निम्नलिखित में से किस किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है। तो आपको बताना निम्नलिखित में से कौन कौन ऐसे हैं जो भारत के उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। ठीक है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। चारों ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना इनमें से कौन कौन से सही है। 1 2 3 चारों सही है, 1 4 सही है, 2 3 सही है, 3 4 सही है। तो बताइए भाई निम्नलिखित में से किस किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने, फखरुद्दीन अली अहमद ने, नीलम संजीव रेड्डी ने, शंकर दयाल शर्मा ने। तो इसका आंसर बताइए क्या रहेगा। इसका आंसर है बी, माने 1 और 4। ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो है ये भी उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, शंकर दयाल शर्मा भी रह चुके हैं, और ये अपने भोपाल से ही थे ना, भोपाल स्टेट के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे 1952 में। ठीक है, और ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, ये अगर बात करें तो ये उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं, राष्ट्रपति भी है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी है। और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस भी है भाई। ठीक है, तो दोनों फखरुद्दीन अली अहमद नहीं रहे, नीलम संजीव रेड्डी लोकसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, पर ये उपराष्ट्रपति नहीं रहे, राष्ट्रपति बने। अगला प्रश्न देखो, नीचे दिए गए युग में से सही युग्म बताइए और जिसके जो है दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत या उच्चायुक्त रहे। तो आपको बताना है कौन ऐसे 2 लोग थे जो मतलब जो है उपराष्ट्रपति बनने से पहले राजदूत रहे, देश के जो है यहाँ पर राजदूत रहे या उच्चायुक्त के पद पर रहे। कॉम्बिनेशन क्या दिया गया है, 2 लोग कौन, या तो एस राधाकृष्णन या जीएस पाठक,
एस राधाकृष्णन या वीवी गिरी, जाकिर हुसैन या के आर नारायण, बीडी जत्ती या के आर नारायण। तो बताओ इसका क्या आंसर रहेगा भाई? तो इसका आंसर रहेगा बी, बी है ना, माने एस राधाकृष्णन और वीवी गिरी। ये क्या रहे हैं? उपराष्ट्रपति भी रहे हैं और राजदूत भी रह चुके हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। पहला, संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। तो संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदन से, लोकसभा से भी राज्यसभा से भी अलग अलग विशेष बहुमत से पास होना चाहिए। क्या यह सही है? सुप्रीम कोर्ट में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई, माने संविधान की व्याख्या संबंधित कोई प्रश्न उसकी सुनवाई करना हो तो कम से कम 5 जजों की बेंच बैठनी चाहिए। प्रेस की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनिवार्य अधिकार में सम्मिलित क्या क्या है, मतलब प्रेस की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनिवार्य अधिकार में शामिल है। और जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं? तो ये डी, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे वो राधाकृष्णन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अब हम बात करते हैं, पहला स्टेटमेंट पढ़ो। संविधान संशोधन विधेयक को दोनों हाउस से, लोकसभा राज्यसभा से 2/3 बहुमत से, माने विशेष बहुमत से पास होना चाहिए। दूसरा है, सुप्रीम कोर्ट में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई करना है तो कम से कम 5 जजों की बेंच बैठनी चाहिए। और प्रेस की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आती है। वर्ष 2022 के में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव में निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं? तो आपको बताना है कि जो 2022 में हमारे यहाँ पर जो है भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव हुए थे, उसके निर्वाचक मंडल में कितने लोग शामिल थे। अब निर्वाचक मंडल कौन था? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य ये निर्वाचक मंडल में। जब ये बात कर रहे हैं तब यहां पर संसद में आप देखिएगा, लोकसभा की अगर कंटेक्स्ट में बात करें तो 545 थे, 2 एंग्लो इंडियन भी थे उस समय, ठीक है। और राज्यसभा में थे यहां पर 245, ठीक है। हालांकि कुछ अनुपस्थित हो सकते हैं पर ये उस समय का था, अभी तो इसमें कम हो गया। अभी वर्तमान अगर बात करेंगे तो वर्तमान में ये 543 ही है भाई। तो इसका आंसर रहेगा बी, 788। अब यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो 14वें उपराष्ट्रपति थे ये थे 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी। तो जगदीप धनखड़ इन्होंने रिजाइन कर दिया था, तो फिर यहां पर जगदीप धनखड़ की जगह कौन बने भाई? सीपी राधाकृष्णन। तो 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने? सीपी राधाकृष्णन। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम है। तो संविधान का अनुच्छेद 300 के अनुसार सरकार का क्या ऑफिशियल नाम है आपको ये बताना है, ठीक है। द यूनियन गवर्नमेंट, द यूनियन ऑफ इंडिया, इंडिया एंड देन भारत। द यूनियन गवर्नमेंट इसका मतलब जो है द यूनियन ऑफ इंडिया, ये नाम से चलेगा, है ना। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम है द यूनियन ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री को किसके द्वारा चुना जाता है? लोकसभा के द्वारा, संसद के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है या लोकसभा में बहुमत प्राप्त पार्टी के द्वारा नामित किया जाता है? तो देखिए यहां कुछ आर्टिकल आपको जानना चाहिए। पहला आर्टिकल है 74, ठीक है। 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया पीएम होगा। और 75 में कहा गया है, 75 में क्या कहा गया? इसके 3 हिस्से हैं ना, 75(1), 75(2) और 75(3), ठीक है।
तो यहां हमें ध्यान रखना है 74 में कहा गया है राष्ट्रपति को सहायता सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया पीएम होगा। 75 के 3 हिस्से। 75 एक में कहा गया है प्रधानमंत्री की नियुक्ति, पीएम की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति जी। बट अपनी मर्जी से थोड़ी ना होगी, यहां होगी जिस पार्टी को लोकसभा में बहुमत मिलेगा उस पार्टी के नेता को पीएम बनाया जाएगा। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी ही करेंगे पर प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति जी ही कर रहे पर फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर। 75(2) में कहा गया है यहां पर जो है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व जो रहेगा मंत्रियों का या प्रधानमंत्री का, मंत्रिपरिषद का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व जो रहेगा वो राष्ट्रपति के प्रति। और सामूहिक उत्तरदायित्व जो रहेगा वो 75(3) में कहा गया है सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा डी। जिस पार्टी को लोकसभा में बहुमत मिलता है उस पार्टी को नेता को क्या बनाएंगे? यहां पर उस पार्टी के नेता को जनरली वो बनाते हैं यहां पर प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है, किसका मुख्य है? माना मुखिया किसका है? राज्य सरकार का, केंद्रीय सरकार का, राज्य तथा केंद्रीय सरकार दोनों का, या इनमें से कोई नहीं? तो वो केंद्रीय सरकार का मुखिया है। क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम अगर आपको जानकारी हो, संसदात्मक व्यवस्था या संसदात्मक लोकतंत्र, इस संसदात्मक लोकतंत्र में होता यह है कि यहाँ पर दो लोग होते हैं, हेड ऑफ नेशन होता है, एक हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। तो एक होता है हेड ऑफ नेशन और एक होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट। हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है पीएम और हेड ऑफ नेशन होता है प्रेसिडेंट। दूसरी बात यह कि यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर और उनकी जो मंत्रिपरिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो लोकसभा यानी विधायिका से जुड़ी होती है और वो लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। तो वो केंद्र सरकार का मुखिया है। सरकार का मुखिया है प्रधानमंत्री, देश का मुखिया है राष्ट्रपति। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय फिर आपको बताया गया है पहला ऑप्शन, जरूरी नहीं है कि वो संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु 6 माह के अंदर उसे दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। दूसरा, जरूरी नहीं कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर लोकसभा का सदस्य हो जाना चाहिए। ठीक है, और संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य होना चाहिए या फिर आवश्यक रूप से लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री वो व्यक्ति बनता है पहला तो जिस पार्टी को लोकसभा में बहुमत मिलता है, उस पार्टी का नेता। अब वो जो व्यक्ति बनेगा वो भले संसद का सदस्य नहीं हो, परंतु यहां पर जो है वो 6 माह के अंदर अगर प्रधानमंत्री बनने के बाद सदस्यता वापस ले लेता है तो वो जो है आगे कंटिन्यू कर पाएगा। तो कोई भी व्यक्ति जो संसद का सदस्य है वो प्रधानमंत्री बन सकता है अगर उसकी पार्टी को लोकसभा में बहुमत मिला हुआ है तो। दूसरी बात, कोई व्यक्ति जिसके पास जो है यहाँ पर सदस्यता नहीं है संसद की, तो वो भी बन सकता है, 6 माह के अंदर उसको सदस्यता लेनी पड़ेगी। तो जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर लोकसभा का सदस्य हो जाना चाहिए। लोकसभा वाली क्राइटेरिया नहीं है, किसी भी सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। तो इसका आंसर रहेगा ए, कि जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु 6 माह के अंदर उसे जो है सदस्य हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, संसद का सदन सदस्य नहीं होते हैं, लोकसभा का सदस्य होते हैं, राज्यसभा का सदस्य होते हैं, दोनों सदनों का सदस्य होते हैं। तो जनरली पूछा गया है कि सामान्यतः वो कहां से होते हैं। तो सामान्यतः तुम लोग कह सकते कि भाई वो लोकसभा से ही होंगे। तो सामान्यतः प्रधानमंत्री लोकसभा के ही सदस्य होते हैं, हालांकि ये आवश्यक नहीं है, चाहे तो वो राज्यसभा के सदस्य भी होते सकते। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राज्यसभा से ही सदस्य थे, असम से राज्यसभा के सदस्य थे। तो जरूरी नहीं है, पर जनरली ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री लोकसभा का जो सदस्य होता है वही व्यक्ति जो है प्रधानमंत्री बनता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो देखिए, प्रधानमंत्री पद के लिए तो कोई योग्यता नहीं है, पर हमने कहा है कि प्रधानमंत्री वह व्यक्ति बनता है जो संसद का सदस्य होता है। अब आप संसद के सदस्यों की योग्यता समझिए, राज्यसभा का अगर सदस्य बनना हो तो 30 वर्ष चाहिए, और लोकसभा का सदस्य बनना है तो 25 वर्ष चाहिए। तो वो तो किसी में से भी हो सकते हैं, लोकसभा के भी सदस्य हो सकते हैं, राज्यसभा के भी। तो लोकसभा के लिए मिनिमम क्राइटेरिया मान ले तो 25 वर्ष।
न्यूनतम आयु पूछी ना तो 25 वर्ष। निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है, परंतु परिपाटी बन गई है कि के रूप में उसका पालन किया जाता है। तो संविधान में कहीं नहीं बताया गया, परंतु एक नियम के रूप में उसका पालन कर रहे हैं हम लोग। क्या है? पहला स्टेटमेंट, प्रधानमंत्री निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए। ठीक है, प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। और मंत्रिपरिषद में भारत के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व हो। ठीक है, अपनी पदावधि की समाप्ति से पूर्व ही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के एक साथ पद त्याग करने पर संसद के निम्न सदन का अध्यक्ष राष्ट्रपति का कार्य करता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई? इसका आंसर रहेगा बी। देखिए, प्रधानमंत्री निम्न सदन का सदस्य होना चाहिए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन मतलब वर्तमान में लोकसभा जो हमारी है, इसको निम्न सदन कहते हैं ना, इसमें अगर बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए, सही बात है। मंत्रिपरिषद में भारत के सभी भागों का प्रतिनिधित्व हो, ये कहीं नहीं लिखा है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। और अपनी पदावधि की समाप्ति से पूर्व ही राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अगर दोनों एक साथ त्यागपत्र दे दे तो फिर लोकसभा का अध्यक्ष राष्ट्रपति का कार्यकर्ता, ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, तो ये थोड़ा सा इसको करेक्ट करिएगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 78 प्रावधान करता है दायित्वों का लोकसभा अध्यक्ष के, राज्यसभा के सभापति के, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के या प्रधानमंत्री के। देखिए 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य बताए गए। तो आर्टिकल 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्य बताए गए हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री के कर्तव्य बताए गए राष्ट्रपति को इंफॉर्मेशन देने से संबंधित, कि वो सभी विधायी व प्रशासनिक मामलों की जानकारी राष्ट्रपति को देंगे। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है? मंत्रिमंडल के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, लोकसभा के प्रति या राज्यसभा के प्रति? तो बताइए, प्रधानमंत्री किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है? मैंने अभी आपको कहा था कि मंत्री हो या प्रधानमंत्री, इसका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व राष्ट्रपति के प्रति होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व जो किसके प्रति होता है? लोकसभा के प्रति। तो इसका आंसर रहेगा सी। तो प्रधानमंत्री जो है वो लोकसभा के सामूहिक रूप से, क्योंकि वो सरकार का मुखिया, तो उनकी सरकार लोकसभा के प्रति, और इंडिविजुअल पूछा जाए तो राष्ट्रपति के प्रति। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन का मतलब है राज्यसभा, इसके सदस्य हैं तो पहला, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे पाएंगे। हाँ, ये सही बात है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है। कहां आएगा ये? लोकसभा में लाया जाता है। तो चूंकि वो राज्यसभा के सदस्य, तो लोकसभा में वोट कैसे डाल पाएंगे? तो सही बात है। वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे, ये गलत बात है। देखिए, मंत्रियों को कुछ विशेषाधिकार है कि भाई वो किसी भी सदन के सदस्य, चाहे लोकसभा के, राज्यसभा के, वो विचार किसी भी सदन में रख सकते हैं, किसी भी सदन की बैठक में भाग ले सकते हैं। माने लोकसभा का सदस्य जो है, कोई मंत्री है, तो वो राज्यसभा की बैठकों में भी शामिल हो सकता है, परंतु वोट नहीं कर सकता। वोट वही करेगा जिसका वो सदस्य है। तो बजट पर बोल तो सकते ही, वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं। सी वाला जो है यहां पर जो है सही नहीं है। उन्हें प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। ये भी जरूरी नहीं, कहीं का भी किसी भी सदन का हो सकता है। तो इसका आंसर केवल अगर हम बात करें तो ए सही रहेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला प्रश्न है, भारतीय संघीय कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। दूसरा, प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। तो पहले तो ये कि भारतीय संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है, ना कि प्रधानमंत्री में। तो इसका आंसर रहेगा भारतीय यहां पर संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो प्रधानमंत्री में निहित है। दूसरा, प्रधानमंत्री जो होता है वो सिविल सेवा बोर्ड का जो मतलब भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में नहीं होती, राष्ट्रपति में होती है ना, तो राष्ट्रपति में निहित होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये पहला गलत है। और ये सिविल सेवा बोर्ड का जो है पदेन अध्यक्ष नहीं होता, वो यहां पर जो है, इसका आंसर भी गलत है। तो दोनों गलत, ये भी गलत है, ये भी गलत है।
प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ, ठीक है, पीएमओ का नाम बदल दिया गया है, अभी याद हो तो आपको। यहां पर क्या नाम दिया गया पीएमओ को? सेवा तीर्थ, ठीक है, सेवा तीर्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह वर्ष 1977 से अस्तित्व में आया। इसका जो प्रमुख होता है वो कैबिनेट सचिव होता है। तो आपको बताना इसमें से कौन सा सत्य है। अभी ये थोड़ा सा चर्चा में भी है, इसलिए इस प्रश्न को लिया गया है ना, क्योंकि अभी आपको पता है प्रधानमंत्री जी ने अपने जो ऑफिस है, प्रधानमंत्री जी का ऑफिस, उनका नाम चेंज किया था, सेवा तीर्थ किया था, ठीक। तो आपको बताना इसके संबंध में क्या सही है। तो इसका आंसर है ए, माने ये 1977 में अस्तित्व में आया। दूसरी बात यह है कि इसका प्रमुख कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं होता, इसका जो हेड होता है वो होता है प्रधान सचिव। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का भी एक सेक्रेटरी होता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वो होता है। दूसरा, कैबिनेट सचिव देश का सबसे बड़ा सिविल सेवक है ना, सबसे बड़ा सिविल सेवा का पद, सबसे बड़ा आईएएस कह सकते हैं आप। देश का सबसे बड़ा सिविल सेवक जो होता है कैबिनेट सेक्रेटरी। अच्छा, इसमें भी बात ध्यान रखिएगा, मुख्य सचिव, राज्य का मुख्य सचिव, यह राज्य का सबसे बड़ा, देश का सबसे बड़ा और यह राज्य का सबसे बड़ा सिविल सेवक या सिविल सेवक अधिकारी। परमाणविक ऊर्जा विभाग निम्नलिखित में से किसके प्रशासन के अंतर्गत होता है? तो आपको बताना है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है वो किसके अंडर में जो है काम करता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, कैबिनेट सेक्रेटरीट, मिनिस्ट्री ऑफ पावर या साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री। तो ये परमाणु ऊर्जा विभाग जो है ये प्रधानमंत्री जी का जो ऑफिस है उसके अंडर में रहता है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। ठीक, यहां तक कहानी ठीक है। अगला प्रश्न देखना, भारत के राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन है ये बताना है। प्राइम मिनिस्टर, जल संसाधन मंत्री, पर्यावरण एवं वन मंत्री या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री। तो भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री है, जल संसाधन मंत्री है, पर्यावरण एवं वन मंत्री है या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री है? तो याद रखिएगा इसका अध्यक्ष है प्रधानमंत्री, ठीक है। योजना आयोग के योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन काम करता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष देखिए, योजना आयोग एक संस्था थी हमारे यहाँ पर पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण के लिए, ठीक है, और इसके अध्यक्ष थे प्रधानमंत्री, पीएम थे ना। अभी तो ये चेंज हो गया है और ये संस्था बनी थी 15 मार्च 1950। एक है नीति आयोग और नीति आयोग बना था 1 जनवरी 1995। इसका अध्यक्ष भी पीएम होता है, ठीक है। तो योजना आयोग का अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है, हालांकि अब ये खत्म हो चुकी है, इसकी जगह नीति आयोग आ चुका है, ठीक। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जो होता है उसका हेड कौन होता है? गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति? तो इसका आंसर रहेगा बी, प्रधानमंत्री, ठीक है। इसका मेन कौन रहेगा? प्रधानमंत्री। भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई? तो आपको बताना है किस प्रधानमंत्री की जो डेथ हुई है वो बाहर हुई है, भारत के बाहर। पंडित नेहरू, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह या लाल बहादुर शास्त्री? तो लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ जो है वो बाहर हुई है। यहाँ पर ताशकंद समझौता, उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, तो ताशकंद समझौता हुआ था भारत पाकिस्तान युद्ध के पश्चात 1965 में, तो उस ड्यूरेशन में इनकी जो है डेथ हुई थी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो आपको बताना है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो ये नारा दिया है लाल बहादुर शास्त्री ने, लाल बहादुर शास्त्री ने। मंडल आयोग जिसके प्रस्ताव ने
अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया, इसको गठित करने वाले कौन थे? देखिए, मंडल आयोग 1979 में बनाता है ना, बीपी मंडल की अध्यक्षता में, इसी ने ओबीसी को 27% आरक्षण की बात की, ठीक है, गठित किया था मोरारजी देसाई ने। तो इसका आंसर रहेगा बी, ठीक है। अच्छा, इसकी सिफारिशों को लागू करने वाले व्यक्ति थे वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। निम्नलिखित में से किस एक प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में संसद का सामना नहीं किया? तो आपको बताना है किस एक प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में संसद का सामना नहीं किया। चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह या अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। तो किस एक प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में संसद का सामना नहीं किया? चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। तो देखिए, इसका आंसर रहेगा चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह ने अपने कार्यकाल में एक भी बार जो है संसद का सामना नहीं किया। उससे पहले ही जो है संसद का जो सत्र शुरू होने था, इससे पहले इन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो इसका आंसर रहेगा चौधरी चरण सिंह। निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्री काल में लोकसभा के सदस्य थे? तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने प्रधानमंत्री रहने के दौरान लोकसभा के सदस्य थे, माने लोकसभा के सदस्य बने फिर प्रधानमंत्री बने। एचडी देवगौड़ा, आई.के. गुजराल, चंद्रशेखर या मनमोहन सिंह। तो इनका आंसर दीजिए, क्या रहेगा भाई, जल्दी बताओ क्या रहेगा इसका आंसर। इसका आंसर रहेगा सी, चंद्रशेखर। ये बाकी जो तीन हैं ये राज्यसभा के सदस्य थे। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं बने थे या नहीं रहे थे? तो आपको बताना कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं बने। एचडी देवगौड़ा, पीवी नरसिम्हा राव, चंद्रशेखर या मोरारजी देसाई। तो बताओ भाई इसका आंसर क्या रहेगा। इसका आंसर रहेगा चंद्रशेखर। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई किस प्रधानमंत्री द्वारा? तो एलपीजी की नीति की घोषणा किस प्रधानमंत्री द्वारा की गई? देखिए, एलपीजी की नीति आती है 1991 में, है ना, 1991 में आई थी और इस समय पीएम थे पीवी नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। पीवी नरसिम्हा राव। भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपको बताना है भारत के 12वें प्रधानमंत्री कौन थे। चंद्रशेखर थे, एचडी देवगौड़ा, आई.के. गुजराल या अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका आंसर रहेगा बी, माने देवगौड़ा, एचडी देवगौड़ा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं ये, ठीक है, और जनता दल एस जो है उस पार्टी से बिलोंग करते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए कौन सा कथन सही है? तो बताना मनमोहन सिंह के कंटेक्स्ट में कौन सा कथन सही है। वे भारत के पूर्व वित्त मंत्री रहे हैं, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रहे हैं, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और आईएमएफ में भारत के पूर्व प्रतिनिधि रह चुके हैं। तो देखिए, यहां पर वो वित्त मंत्री रहे हैं पीवी नरसिम्हा राव के समय, है ना। आरबीआई के गवर्नर 1985 में रहे हैं, 1991 में वो ये रह चुके हैं और आईएमएफ में जो है भारत के प्रतिनिधि भी रह चुके हैं, पर वित्त आयोग के अध्यक्ष वो नहीं रहे हैं ना, तो ये गलत है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब बने थे प्रधानमंत्री तब कहां से सदस्य थे वो? पंजाब से लोकसभा सदस्य थे, पंजाब से राज्यसभा सदस्य थे, राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य थे या असम से राज्यसभा के सदस्य थे? तो बताइए बस क्या इसका सही आंसर रहेगा। देखिए, वो जब प्रधानमंत्री बने तब असम से राज्यसभा के सदस्य थे, ना कि अन्य कहीं से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री अपॉइंट हुए? तो आपको बताना है कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री बने। गुलजारी लाल नंदा, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। तो एक से अधिक बार प्रधानमंत्री कौन बने? गुलजारी लाल नंदा, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी।
तो ये सभी लगभग गुलजारीलाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं, पर ठीक है। पंडित नेहरू अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल, फिर इंदिरा गांधी जो है वो भी एक लंबा कार्यकाल, हालांकि अभी मोदी जी जो है दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री और एक अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये सभी प्रधानमंत्री और उनका कार्यकाल जो है वो सही सुमेलित करना है आपको। एच डी देवगौड़ा का कार्यकाल क्या 1999 से 2004 था। चंद्रशेखर का कार्यकाल बताना है आपको 1989 से 1990। मैंने ये जोड़ी आपको सही जो है मिलाना है, तो मिलाओ भाई, इसका मिलान करो, क्या रहेगा भाई। इसका मिलान अगर हम करें तो इसका आंसर रहेगा डी, माने पहले का आंसर रहेगा 4, तो ये रहेगा 1996 से 97। इसका चंद्रशेखर का आंसर रहेगा 3, 1990 से 91। अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो इसका आंसर रहेगा 1999 से 2004। इंद्र कुमार गुजराल की बात करें तो इसका आंसर है 1997-98। और विश्वनाथ प्रताप सिंह यह 90 से 91, नहीं 1989 से 90। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व उसको हटाने के संबंध में प्रावधान करता है। तो याद करो पिछले आर्टिकल्स 74 में क्या कहा गया है। 74 में कहा गया है राष्ट्रपति को सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। 75 में क्या कहा गया है। 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेंगे, फिर प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करेंगे। तो इसका सही आंसर रहेगा 75। इसी में हटाने की भी बात की गई है। 75(3) में कहा गया है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति, और 75(2) में कहा गया कि व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति, राष्ट्रपति के प्रति रिस्पॉन्सिबल होंगे। जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है कितने दिन तक, 1 वर्ष तक, 6 माह तक, 3 माह तक, 1 माह तक। तो जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है वो कितने दिन तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है, 6 माह तक। 6 माह के अंदर संसद की सदस्यता लेना आवश्यक है, तो 6 माह के अंदर वो संसद का सदस्य बन गया तो आगे कंटिन्यू कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है। भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। फर्स्ट, संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। ठीक है। संसद का सर्वप्रमुख कार्य मंत्रिमंडल का प्रावधान करना है। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, ये गलत बात है ना, सी इसका सही नहीं मानेंगे। मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत को विश्वास प्राप्त करना चाहिए। लोकप्रिय सदन का मतलब है लोकसभा। तो देखिए संविधान में संसदात्मक व्यवस्था की बात की गई है, संसद का कार्य मंत्रिमंडल का प्रावधान करना है। ठीक है। मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक है, तो मंत्री बनने के लिए निम्न सदन नहीं, किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, उच्च का भी निम्न का। और मंत्रिमंडल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा सी। ठीक है। इसका आंसर क्या रहेगा, सी। अगला प्रश्न देखिए, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है किसके प्रति, लोकसभा के प्रति, एक संवैधानिक बाध्यता के प्रति, अनुच्छेद 75(3) के अनुसार या अनुच्छेद 74(3) के अनुसार। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। कहां लिखा गया, किस में कहा गया। तो इसमें से कौन कौन से कथन सही है। देखिए मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति रिस्पॉन्सिबल है, सही बात है। और ये 75(3) में कहा गया, तो पहला और तीसरा सही है। और एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, संसद के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, लोकसभा अध्यक्ष के प्रति, या लोकसभा राज्यसभा के सभापति के। तो ये संसद के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है। और संसद में भी अगर आप बात करें तो स्पेशली लोकसभा। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, माने संघीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ठीक है।
तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से रिस्पॉन्सिबल होगी, ये बात सही है। संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे, गलत, ये सेकंड गलत है। तो इसका आंसर रहेगा केवल एक, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। हालांकि राष्ट्रपति जी को मंत्रियों को हटाने के लिए सलाह प्रधानमंत्री ही देते, तो ये 75(2) में कहा गया है और ये 75(3) में कहा गया। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है, तो आपको बताना है कि संविधान में मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल को इंग्लिश में बोलते हैं कैबिनेट। आपको सब जगह शब्द मंत्री परिषद ही मिलेगा, मंत्रिमंडल शब्द कहीं नहीं मिलेगा। मंत्रिमंडल शब्द सिर्फ एक जगह है और वो कहां है, अनुच्छेद 352 वो कहा गया है यहाँ पर 352 में कि यहाँ पर राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो ये 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है और क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति जी मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर ही क्या लगा सकते हैं, देश में इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो ये 352 में, और ये भी पहले नहीं था, एड ऑन किया गया है 44 कॉन्स्टिट्यूशन संविधान संशोधन 1978। कैबिनेट का क्या तात्पर्य, कैबिनेट किसको बोलते हैं? शासन के सभी मंत्रियों को, कैबिनेट स्तर के मंत्रियों को, अपने सचिवों के साथ कैबिनेट स्तर के मंत्रियों को या राज्य मंत्रियों को। तो देखिए एक सर्कल आप समझिएगा, एक होता है प्रधानमंत्री, एक होता है कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री, उसके नीचे होता है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, फिर होता है राज्य मंत्री। अब पीएम और कैबिनेट मंत्री, इसको बोलते हैं हम लोग मंत्रिमंडल। ठीक है, मंत्रिमंडल को ही इंग्लिश में बोलते हैं कैबिनेट। और ये जो बड़ा सर्कल है इसको आप बोलते हैं मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो प्रश्न क्या था, कैबिनेट किसका मतलब है, कैबिनेट का मतलब क्या है? कैबिनेट स्तर के मंत्री इसमें शामिल होते हैं, सभी नहीं, सभी को तो फिर मंत्रिपरिषद कहेंगे। तो कैबिनेट स्तर के मंत्री। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, साथ ही आपको कोर्स की एक जानकारी दे दूं, यहां पर ऑल एग्जाम प्लेस पर पॉलिटिकल साइंस की नेट के लिए आगामी जो हमारा दिसंबर में होगा उसकी क्लासेस शुरू हो चुकी है। सेट के लिए जो है क्लासेस शुरू हो चुकी है। नेट जो है जून जुलाई, उसके लिए भी अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते तो कर सकते हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ठीक है, तो ये क्लासेस आप शुरू कर चुके हैं और इसकी जो प्राइस रखी गई है वो 2999 है। अभी अगर आप इस कोर्स को परचेज करते हैं तो ये 2000 प्लस जीएसटी में आपको जो है मिल जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से जो है सही मिलान कीजिए। पंडित नेहरू की जो समाधि कहाँ है, वो शांतिवन में है क्या? लाल बहादुर शास्त्री की विजय घाट में है? इंदिरा गांधी की शक्ति स्थल है? राजीव गांधी की कर्मभूमि है क्या? तो इसका आंसर रहेगा डी, राजीव गांधी की कर्मभूमि नहीं है भैया ना। पंडित नेहरू की जो समाधि स्थल है उसको शांतिवन कहते हैं, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि को विजय घाट कहते हैं, इंदिरा गांधी की शक्ति स्थल। निम्नलिखित राज्यों के संबंधित मुख्यमंत्रियों का मिलान करें जो भारत के प्रधानमंत्री बने। तो आपको बताना है कौन से प्रधानमंत्री जो किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, जोड़ी मिलान करना। पीवी नरसिम्हा राव कहाँ के मुख्यमंत्री रहे? मोरारजी देसाई कहाँ के रहे हैं? एचडी देवगौड़ा कहाँ के रहे हैं? चरण सिंह कहाँ के रहे हैं? और नरेंद्र मोदी। तो देखिए पीवी नरसिम्हा राव रहे कर्नाटक के, तो पहले का आंसर रहेगा चौथा। मोरारजी देसाई की अगर हम बात करें तो मोरारजी देसाई आते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, इसमें अगर हम देखें तो इसका आंसर रहेगा बी का 5, बंबई राज्य के। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करें चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह आते हैं यहाँ पर अविभाजित, हम लोग बात कर रहे हैं एचडी देवगौड़ा की बात कर रहे हैं ना, तो एचडी देवगौड़ा आते हैं यहाँ पर। एक मिनट थोड़ा सा इसको सही करिएगा। ए का आंसर अगर हम लोग बात करें तो ए का आंसर रहेगा दूसरा, तो डी आंसर सही रहेगा ना। ए का आंसर पीवी नरसिम्हा राव आते हैं आंध्र प्रदेश। मोरारजी देसाई कहां से आते हैं? मुंबई। देवगौड़ा जी कहां से आते हैं? देवगौड़ा जी आते हैं कर्नाटक। चरण सिंह जी आते हैं यूपी।
और नरेंद्र मोदी गुजरात, गुजरात। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर रहेगा डी। क्लियर है? चलो आज का सेशन फिर यही ओवर कर रहे हैं। कोर्स की जानकारी मैं दे चुका हूं। यूजीसी नेट सेट की क्लासेस हम लोग शुरू कर चुके हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर की भी क्लासेस शुरू कर चुके हैं। जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लासेस पसंद आ रही होगी। इसको ज्यादा से ज्यादा जो है वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट जरूर जो है हमें साझा कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।